नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम साइंस का 7वां सेट को पूरे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इफ द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज टू डायोप्टर देन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, यानी कि एक उत्तल लेंस है और उस उत्तल लेंस का जो क्षमता दिया हुआ है वो 2 डायोप्टर दिया हुआ है। तो उस लेंस का आपको क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है। तो दोस्तों इनका फार्मूला क्या होता है, फोकल लेंथ और लेंस के क्षमता के बीच का रिलेशन होता है P बराबर 1/f। यदि आपका फोकल लेंथ दिया रहेगा तो लेंस का पावर निकल जाएगा, और यदि पावर दिया रहा है तो आपका फोकल लेंथ निकल जाएगा। तो यहाँ आपका क्या दिया हुआ है, लेंस का क्षमता दिया हुआ है। लेंस का क्षमता कितना दिया हुआ है, 2 डायोप्टर। 2 डायोप्टर है तो आपको फोकल लेंथ निकालना है। दोस्तों एक बात और ध्यान में रखने की, जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा मीटर में यहाँ दर्शाया हुआ रहता है। तो आप इसको f को यहाँ ले जाइएगा, f बराबर 1/2, और इस मीटर को आप मतलब कि सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 100 से यहाँ गुना हो जाएगा, और इसको काटिए तो 50 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी सही है, 50 सेंटीमीटर। क्या करना है कि P बराबर 1/f का यूज रखना है, और एक बात ये ध्यान में रखना है कि जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा मीटर में होता है। तो अब मीटर को हमको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस प्रकार से आपका फोकल लेंथ निकल जाएगा, या फिर डायोप्टर दिया रहेगा तो फोकल लेंथ, और यदि फोकल लेंथ दिया रहेगा तो लेंस का क्षमता निकल जाएगा। तो लेंस का क्षमता का ऐसा यूनिट क्या होता है, डायोप्टर, ये यहाँ आपका दिया हुआ है। और दोस्तों एक बात और ध्यान में रखनी है कि जब लेंस क्या रहेगा, कन्वेक्स लेंस, यानी कि उत्तल लेंस, तो उस वक्त आपका जो पावर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। और जब कनकेव लेंस रहेगा, यानी कि अवतल लेंस आएगा, तो आपका उस वक्त क्या होगा, पावर ऋणात्मक होगा। और इसका जो कन्वेक्स लेंस का यूज होता है वो कहाँ होता है, आपका दूर दृष्टि को दूर करने के लिए, दूर दृष्टि, और कनकेव को निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए होता है। दोस्तों आप वीडियो पूरा देखिए तो, और लास्ट में आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। इसलिए आपसे अनुरोध होगा कि ये वीडियो आप पूरा देखें और अंत में अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो दूसरा क्वेश्चन है कि शेविंग के लिए, मतलब कि दाढ़ी वाड़ी बनाने के लिए किस टाइप का मिरर, दर्पण का यूज होता है, कन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, या कनकेव मिरर, या इनमें से कोई नहीं। तो शेविंग आदि करने में किस मिरर का यूज किया जाता है, कनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। अवतल दर्पण होता है किस प्रकार, सो देखिए ये है आपका, इसका जो आउटर लेयर यानी कि बाहरी सतह होता है वो क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, यानी कि रंगा हुआ होता है। और जो इनर पार्ट होता है वो आपका, वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होता है। तो कनकेव मिरर है, सो क्या आपका कन्वर्जिंग मिरर है। क्या करता है ये कि अनंत से आने वाली किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करता है, और इसलिए इस दर्पण का यूज है सो बहुत ज़्यादा है। इस दर्पण का यूज है सो बहुत ज़्यादा है। जो गाड़ी के सामने वाला मिरर लगा होता है वो भी आपका किसका होता है, अवतल दर्पण का। फिर आपका जो खाना बनाने के लिए सोलर सेल लगा होता है, तो उसमें एक दर्पण लगा होता है, वो भी आपका कौन सा होता है, कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। फिर आपका टॉर्च आदि में जो होता है वहाँ भी, फिर डेंटल आदि लोग जो यूज करते हैं टॉर्च, वहाँ भी आपका अवतल दर्पण का यूज होता है। फिर माइक्रोस्कोप में भी आपका अवतल दर्पण का यूज होता है। ये हुआ अवतल दर्पण के बारे में। अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण, यानी कि कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर इस प्रकार होता है, इसका जो इंटरनल पार्ट होता है वो आपका पॉलिश्ड होता है, और ये आपका जो होता है ये बाहरी वाला, यहाँ से आपका लाइट रिफ्लेक्ट करता है, और ये है क्या है कि ये लाइट को कन्वर्ज नहीं करता है, डाइवर्ज कर देता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, डाइवर्ज मिरर भी कहा, यानी कि ये छितरा देता है। और कनकेव लेंस एक जगह
इकट्ठा कर देता है किरणों को, और आपका कन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण है वो उसको लाइट को छितरा देता है। और एक बात हमेशा एग्जाम में आता है कि प्लेन मिरर का जो वक्रता त्रिज्या यानी कि वक्रता त्रिज्या जो है वो कितना होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि समतल दर्पण का प्लेन मिरर का जो वक्रता त्रिज्या होता है वो अनंत होता है, इन्फिनाइट होता है। इसका वक्रता त्रिज्या का कोई सीमा ही नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है कि जब अचानक से द सडन डाउनफॉल ऑफ द रीडिंग ऑफ द बैरोमीटर इंडिकेट दैट द वेदर विल स्टेबल एंड काइंड, यानी कि जब बैरोमीटर का जो पाठ्यक्रम होता है वो अचानक एकाएक गिर जाए तो आपका क्या दर्शाता है। मौसम का मतलब साफ होना, शांत होना, ऑप्शन ए दिया हुआ है। ऑप्शन बी दिया हुआ है कि बारिश होगा। ऑप्शन सी दिया हुआ है कि अब आंधी तूफान आएगा। और ऑप्शन डी दिया हुआ है कि अब जो विंटर है वो स्टेबल होगा। तो दोस्तों बैरोमीटर क्या करता है, बैरोमीटर का यूज होता है सो वायुमंडलीय दाब को, क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है। और इस बैरोमीटर से वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी यूज किया जाता है। तो जब बैरोमीटर का पाठ्यक्रम क्या होता है, जब एकाएक नीचे गिर जाए तो आपका आंधी तूफान आने का संकेत दर्शाता है। तो आप यहाँ आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमी सी, कि आंधी तूफान आने का संकेत दर्शाता है। और जब बैरोमीटर क्या होता है कि धीरे धीरे नीचे आता है, तो धीरे धीरे जब नीचे आए तो क्या होगा कि वर्षा होने का संकेत दर्शाता है। बी वाला जो ऑप्शन है वो दर्शाता है जब धीरे धीरे बैरोमीटर का पाठ्यक्रम धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो। और जब बैरोमीटर का पाठ्यक्रम जो है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएगा, तो क्या होगा कि दिन साफ, यानी कि दिन साफ होने का संकेत दर्शाता है। तो जब अचानक नीचे गिर जाएगा तो आंधी तूफान, जब धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो बारिश होने का संकेत दर्शाता है, और जब धीरे धीरे ऊपर जाता है तो दिन साफ होने का संकेत दर्शाता है। तो ये 3 पाठ्यक्रम है जो बैरोमीटर से इंडिकेट करता है। बैरोमीटर का आपको पता होना चाहिए कि बैरोमीटर का खोज किसने किया है। तो दोस्तों बैरोमीटर का जो खोज किया है वो किसने किया है, जीन निकोलस फोर्टरिन ने। और फोर्टरिन बैरोमीटर का ही यूज होता था, बट अब क्या होता है एंड्रॉयड बैरोमीटर का यूज होने लगा। और ये जो बैरोमीटर है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो बैरोमीटर जो होता है वो टॉरसिल के सिद्धांत पर काम करता है। किसका, टॉरसिल के सिद्धांत पर काम करता है। तो इतनी बात इसमें आपको ध्यान में रखनी है। 4th नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु का जो मास है यानी कि द्रव्यमान है 1 kg, तो उस वस्तु का भार कितना होगा। तो दोस्तों आपको पता है कि भार चेंज होते रहता है, किसी भी वस्तु का भार है सो चेंज होते रहता है, बट द्रव्यमान यानी कि मास है सो उसका कांस्टेंट रहता है, बट जो भार है वो बदलते रहता है। भार किस कारण से बदलता है, इस जी के कारण, क्योंकि जी के मान वेरी करते रहता है, बदलते रहता है, तो भार का मान भी बदलते रहता है। तो यहाँ आपका दिया हुआ है कि 1 kg मास है, तो आप यहाँ लिखिए मास 1 kg दिया हुआ है, और जी का जो सामान्य मान वैल्यू होता है वो कितना होता है 9.8, तो भार कितना हो जाएगा 9.8 न्यूटन, क्योंकि भार का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है न्यूटन। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, W बराबर mg। बस सिंपल सा है कि W बराबर mg यूज कीजिए। आपको जी का जो नॉर्मल वैल्यू है वो याद होना चाहिए। ये छोटा जी है, अच्छा बड़ा जी का मान होता है वो कांस्टेंट होता है। आपको इस बड़ा जी का जो वैल्यू है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि बड़ा जी का मान कितना होता है। ये छोटा जी का मान तो हर जगह वेरी करते रहता है, बट ये बड़ा जी का
वैल्यू है वो आपका कांस्टेंट होता है। इसका वैल्यू कितना होता है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि जो मोबाइल फ़ोन के चार्जर है वो क्या है, मतलब कि जैसे हम लोग जो मोबाइल चार्ज करते हैं वो आपका क्या है, इन्वर्टर है या यूपीएस है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है या स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो दोस्तों हम लोग जितना मोबाइल का चार्जर आदि यूज करते हैं तो क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ऑप्शन जो सी दिया हुआ है। पहली बात तो समझिए कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर आपका मेनली 2 प्रकार के, एक हुआ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एक हुआ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है पता है, ट्रांसफार्मर पहली बात तो करता है क्या है कि जो लार्ज एसी को स्मॉल एसी में बदलता है, किस पर, हाई वोल्टेज पर। और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और ये होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, याद रखना है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपका हाई वोल्टेज को क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में। तो हम लोग का जो मोबाइल चार्जर वो क्या करता है, जैसे बाहर से जो लाइन आता है उसको वो कम वोल्टेज में बदलकर मोबाइल में चार्ज के लिए उपयोग करता है। तो आपका है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में। और जो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर ये क्या करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर इसको लो वोल्टेज को, जैसे हम लोग स्टेबलाइजर ये सब लगाते हैं उसमें क्या करते हैं वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, तो उसमें हम लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में बदलते हैं, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में। स्टेप डाउन में हाई से लो और स्टेप अप में लो से हाई करते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। तो जो मोबाइल का चार्जर है वो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ऑप्शन सी सही है। इस यूपीएस का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। कंप्यूटर आपका क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। फिर 6 नंबर जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग पॉलीमर मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ बुलेट प्रूफ जैकेट। यानी कि दोस्तों बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस पॉलीमर मटेरियल का यूज़ किया जाता है। तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए कौन सा मटेरियल का, ये जितना सारा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें आप एक और जोड़ लीजिए, ये ऑप्शन है केवलर, इसमें एक और ऑप्शन जोड़ लीजिए केवलर। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन ई है केवलर, इसका यूज किया जाता है, किसका याद रखना है, केवलर का यूज किया जाता है सो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। ये जेपीएससी 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ जैकेट। तो केवलर का यूज किया जाता है, केवलर का। और बाकी ऑप्शन में आप रेन को क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल रेशा है, ये रेयन है सो आपका आर्टिफिशियल रेशा है, सिल्क है। सेल्यूलोज प्लांट सेल का जो कोशिका भित्ति है वो आपका सेल्यूलोज का बना होता है। 7th नंबर क्वेश्चन है कि जब रेडियो एक्टिव इन विच ऑफ द फ्लोइंग ड्यूरिंग द इमिशन ऑफ रेडियो एक्टिव रे नो चार्ज ऑकर। दोस्तों रेडियो एक्टिव रे जब निकलता है तो किसमें कोई चार्ज नहीं होता है। तो देखिए जब रेडियो एक्टिव क्या है, रेडियो एक्टिव रे निकलता कब है, कोई भी एलिमेंट में जब 83 प्रोटॉन हो या उससे ज़्यादा तो वो अनस्टेबल हो जाता है। और वो स्टेबल होने के लिए रेडियो एक्टिव रे के रूप में अल्फ़ा, बीटा और गामा रे रिलीज करता है, ठीक है। और वो ये रिलीज करके स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबल होके कौन सा एलिमेंट बनता है, सारा रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है वो स्टेबल होके लास्ट में पीबी बनते हैं, क्या, लीड पीबी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है कि जितना रेडियो एक्टिव है वो स्टेबल होकर किस में बदल जाते हैं,
लेड में, पीबी में। तो क्या बोलता है कि जब रेडियो एक्टिव रे इमिट होता है, कौन कौन सा, अल्फ़ा बीटा गामा। तो अल्फ़ा में तो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है जब इमिट होता है, इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज, बीटा में नेगेटिव चार्ज, लेकिन ये जो गामा है इसमें कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, गामा इमिशन में कोई चार्ज नहीं होता है, तो गामा इमिशन। और इसमें आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि इन तीनों का जो पेनेट्रेशन पावर है, यानी कि भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा किस में होता है, गामा में, गामा के बाद बीटा में, बीटा के बाद अल्फ़ा में, यानी कि अल्फ़ा में सबसे कम और गामा में सबसे ज़्यादा। ये आपको ध्यान में रखनी है। फिर 8वां नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिव। इनमें से कौन आपका रेडियो एक्टिव का यूनिट है। तो देखिए रेडियो एक्टिव का बहुत सारा यूनिट है, आपको क्यूरी भी इसका यूनिट है, बैक्यूरेल भी इसका यूनिट है, और रदरफोर्ड भी कहीं कहीं इसका यूनिट दिया रहता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है यहाँ, बी, क्यूरी, रेडियो एक्टिव का ऐसा यूनिट हो गया क्यूरी। अच्छा, रेडियो एक्टिव को किससे मापा जाता है, गर म्यूलर कुंटर से, किससे, जीजर म्यूलर काउंटर, जीएम काउंटर से इसको मापा जाता है रेडियो एक्टिव को। अब बाकी ऑप्शन में जैसे एंगस्ट्रम किसका ऐसा यूनिट है, तरंग दैर्घ्य का, किसका, तरंग दैर्घ्य का, वेवलेंथ का यूनिट है, वेवलेंथ का। और 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। फिर फर्मी है, 1 फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर। और ये आपका न्यूक्लियस, जो एटम का न्यूक्लियस है उसकी त्रिज्या इतना ही लगभग होती है। और कैंडला किसका यूनिट है, ज्योति तीव्रता, कैंडला ज्योति तीव्रता का ऐसा यूनिट है आपका, किसका, ज्योति तीव्रता का। 9वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि Al3+ का आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है, वो 2- Ne या फ्लोरीन पर पावर -1 या ऑल ऑफ दीज। तो पहले समझिए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है कि विभिन्न तत्वों में यदि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, क्या, विभिन्न तत्वों में यदि आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या जब समान हो तो इसको क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो मतलब समान, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। अब देखिए ये Al3+ है, तो एल्युमिनियम की परमाणु संख्या कितनी है, 13। तो दोस्तों जितनी परमाणु संख्या होती है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। अब यहाँ एल्युमिनियम में आपका कितना है, 13 परमाणु संख्या, तो इसमें 13 इलेक्ट्रॉन भी है। लेकिन 13 इलेक्ट्रॉन में क्या करता है, 3+ मतलब कहने का मतलब कि 3 त्याग देता है। 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देने पर इसके पास कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन बचता है। तो अब किस में 10 इलेक्ट्रॉन है, वो ये Al3+ का आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। किस में 10 इलेक्ट्रॉन है वो Al3+ का आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। तो अब ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है इसका परमाणु संख्या। अब परमाणु संख्या जितना रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगा। अब यहाँ 2 माइनस है, माइनस का मतलब गेन कर रहा है, ऋण ले रहा है, तो 2 ले रहा है, तो 8×2 = 10, तो ये भी इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। फिर यहाँ नियोन दिया हुआ है, नियोन का परमाणु संख्या तो आपका 10 होता ही है, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या भी आपका 10 हो गया। फिर फ्लोरीन दिया हुआ है, फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है और 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये भी इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गया। तो इन तीनों का जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गया, 10 हो गया। तो ये तीनों है सो आपका ये Al3+ का आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दीज। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होता है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, परमाणु की संख्या के बराबर होता है। यदि पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को
गेन कर रहा है, बस इतना ही ध्यान में रखना है। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, यानी कि पृथ्वी के भूपर्पट्टी पर दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन है। इस बात को बहुत गौर से देखिएगा। धातु आदि कहीं कहीं धातु दिया रहता है, कहीं कहीं एलिमेंट, तो धातु रहेगा तो सबसे अधिक धातु कौन सा है, एल्युमिनियम है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपका आ जाता है Fe मतलब लोहा, आयरन, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ये दोस्तों मेटल है तब, और यदि एलिमेंट लिख देता तो एलिमेंट में सबसे ज़्यादा कौन है, ऑक्सीजन। ये काफ़ी बार पूछ चुका है कि एलिमेंट में पृथ्वी के भूपर्पट्टी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक कौन सा तत्व है, तो आपका ऑक्सीजन के बाद एलिमेंट में सिलिकॉन आ जाएगा, सिलिकॉन। और सिलिकॉन सबसे अधिक पाया जाने वाला मेटलॉइड भी है, उपधातु भी। तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है। जब एलिमेंट दिया रहेगा तो सबसे ज़्यादा एलिमेंट आपका ऑक्सीजन है, और जब मेटल दिया रहेगा तो सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम है, और सेकंड सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल आयरन है। इन सब बातों को आप बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बार इन सब चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है, और जिस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन है और वो गलत हो गया तो फिर बहुत ख़राब है। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि जब वोल्केनिक एरप्शन होता है, यानी कि जब ज्वालामुखी फूटता है तो वहाँ से कौन सा गैस निकलता है। तो दोस्तों जब वोल्केनिक एरप्शन होता है, यानी कि ज्वालामुखी जब फूटता है, तो मेनली 3 प्रकार के गैस निकलते हैं। क्या क्या, वाटर वेपर निकलता है, फिर आपका CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड SO2 निकलता है। इन तीनों मेनली निकलते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन दिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी सही है, सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा, हमारे देश में कोई एक्टिव वोल्केनो है अभी, तो हमारे देश में एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, बैरन आइलैंड पर, अंडमान निकोबार के बैरन द्वीप पर। आपका कहाँ, बैरन द्वीप पर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भारत का है। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि गोल्जी बॉडी का मेन कार्य क्या है। तो गोल्जी बॉडी का दोस्तों मेन कार्य आपका सिक्रेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, यानी कि ये प्रोटीन और लिपिड का सिक्रेशन करता है। ये स्टोरेज प्रोसेसिंग आदि का काम भी करता है। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस सेलुलर ऑर्गेनेल्स में DNA पाया जाता है। DNA डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, तो किस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में DNA पाया जाता है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, सेल का पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का बिजली घर। ये इसमें श्वसन की क्रिया होती है और ATP के रूप में ऊर्जा प्रोड्यूस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था दोस्तों, अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया था। और लाइसोसोम को आपको क्या कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है आत्मघाती थैला, और इसकी खोज डी डुबे ने किया था। फिर 14वां नंबर क्वेश्चन है कि जीवन का जो शुरुआत हुआ था वो कहाँ से हुआ था, पर्वत पर से, धरती पर, या पानी में, या हवा में। तो दोस्तों जो जीवन की शुरुआत हुई थी वो पानी में हुई थी। फिर धीरे धीरे जीव बने, जीव से कुछ बनते बंदर बना, बंदर के बाद मनुष्य बना। अच्छा, जो सबसे पहला मानव के जो जाति हैं वो
कहाँ पर पाए गए थे? अफ्रीका कंटिनेंट में। कहाँ? अफ्रीका के कंटिनेंट में पाए गए थे। अफ्रीका के कंटिनेंट में पाए गए थे। 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि पोलियो ड्रॉप का खोज किसने किया था? तो पोलियो ड्रॉप का खोज किसने किया था? अल्बर्ट सेबिन। ऑप्शन जो बी दिया हुआ है अल्बर्ट सेबिन। याद रखना है कि पोलियो ड्रॉप का खोज आपका किया था अल्बर्ट सेबिन। बाकी इन ऑप्शन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विलियम हार्वे ने किसका खोज किया था? ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण का, ब्लड सर्कुलेशन का। लेनिक है, रेनी लेनिक है जो, इन्होंने किस चीज़ का खोज किया था? स्टेथोस्कोप का। स्टेथोस्कोप का, स्टेथोस्कोप का इन्होंने खोज किया था। और ये जो सैमुअल हैनीमैन है, इन्होंने होम्योपैथी का इन्होंने सबसे पहले खोज किया था। तो विलियम हार्वे ने आपका ब्लड सर्कुलेशन का, अल्बर्ट सेबिन ने आपका पोलियो ड्रॉप का, रेनी लेनिक ने आपका किसका? स्टेथोस्कोप का, और सैमुअल हैनीमैन आपका होम्योपैथी का। ये आपको याद रखना है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? ये जितना चारों ऑप्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वाइल्ड लाइफ जो कंजर्वेशन एक्ट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका 1972 में लागू हुआ था। फिर 1980 में क्या लागू हुआ था? वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वन संरक्षण अधिनियम। 1974 में क्या लागू हुआ था? जल प्रदूषण के रोकथाम और कंट्रोल, जल प्रदूषण। और 1981 में वायु प्रदूषण। तो 1972 में आपका वन्यजीव, अब वन्यजीव के कंजर्वेशन का एक्ट पास हुआ था। 1980 में आपका वन के संरक्षण के संबंध में अधिनियम पास हुआ था। और 1974 में आपका जल के संरक्षण यानी कि उसका रोकथाम और पॉल्यूशन अधिनियम। और 1981 में वायु के संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, वायु प्रदूषण के रोकथाम और संरक्षण अधिनियम। तो ये था टोटल दोस्तों क्वेश्चन आज के लिए। एक बार इसको हम क्विक रिवीजन कर देते हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट पास हुआ था 1972 में। पोलियो ड्रॉप का अल्बर्ट सेबिन। लाइफ आपका पानी में शुरू हुआ था, लाइफ की शुरुआत आपका पानी में हुआ था। डीएनए किस में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। गोल्जी बॉडी का मेन काम क्या है? कि प्रोटीन का सिक्रेशन करना, स्रावित करना। वोल्केनिक इरप्शन के समय कौन सा गैस निकलता है? सल्फर डाइऑक्साइड। सेकंड मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट कौन है? आयरन है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक Al3 का शब्द है। रेडियो एक्टिव का यूनिट क्या है? क्यूरी। रेडियो एक्टिव के समय जब रे निकलता है तो किसमें कोई चार्ज नहीं होता है? गामा रे में। बीटा में आपका नेगेटिव, अल्फा में पॉजिटिव। छठा नंबर, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस पॉलीमर मटेरियल का यूज किया जाता है? तो केवलर। इस ऑप्शन में एक सुधार करके आप केवलर कर लीजिए। केवलर का यूज किया जाता है। केवलर का यूज किया जाता है। मोबाइल चार्जर में आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है। ये आपका 9.8 आया था, ये आपका 9.8। फिर जब बैरोमीटर का पाठ्यक्रम अचानक गिरे तो तूफान आने का, धीरे धीरे गिरे तो पानी आने का, और जब धीरे धीरे ऊपर जाए तो दिन साफ होने का। सेविंग के लिए आपका कनकेव यानी कि अवतल दर्पण का यूज होता है। जब 2 डायोप्टर हो किसी लेंस का क्षमता तो उसका फोकल लेंथ आपका 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।